हम चर्चा कर रहे थे सामाजिक विचारकों की। सामाजिक विचारकों में हमने इमाइल दुर्खीम के बारे में चर्चा की। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इमाइल दुर्खीम के एक सिद्धांत श्रम विभाजन की चर्चा करेंगे। श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्खीम ने अपनी सर्वप्रथम कृति समाज में श्रम विभाजन में उल्लेख किया, जिसे उसने फ्रेंच भाषा में डी ला डिवीजन डू ट्रेवल सोशल नाम से प्रकाशित करवाया और जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नाम से हुआ। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1893 में हुआ और इस ग्रंथ की रचना उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि हेतु की थी। इस ग्रंथ में दुर्खीम ने श्रम विभाजन का विस्तार से उल्लेख किया, साथ ही श्रम विभाजन से जनित समस्याओं एवं उनसे अनेक नवीन अवधारणाओं का भी उल्लेख किया। चूँकि यह ग्रंथ दुर्खीम की पहली रचना थी, इसलिए इसमें विचारों का बिखराव तथा साथ ही भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रस्तुतिकरण भिन्न भिन्न रहा। हम बात करते हैं श्रम विभाजन होता क्या है। किसी वस्तु के निर्माण में लगने वाले श्रम को जब एक से अधिक व्यक्तियों में विभाजित किया जाता है तब उसे हम श्रम विभाजन कहते हैं। श्रम विभाजन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि क्षेत्र हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जाति एवं जजमानी व्यवस्था, एक कमीज को बनाने में अलग अलग व्यक्तियों का श्रम कार्य आदि। अब हम चर्चा करते हैं कि श्रम का विभाजन कैसे होता है। वास्तव में श्रम विभाजन है क्या और श्रम का विभाजन कैसे किया जाता है। जब किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे तर्कसंगत टुकड़ों में बांटकर हर भाग को करने के लिए अलग अलग लोग निर्धारित किए जाते हैं तो उसे हम श्रम का विभाजन कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, या इसको विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन भी कह सकते हैं। श्रम विभाजन बड़े कार्य को दक्षतापूर्वक करने में सहायक होता है। जब बड़े कार्य को करते हैं तो उसके हर भाग का कार्य अलग अलग व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जो उस कार्य को करने में दक्ष होता है उसी के द्वारा वो संपन्न किया जाता है। इसलिए श्रम विभाजन से कार्य कुशलता एवं कार्य अच्छा होने की संभावना रहती है। ऐतिहासिक रूप से श्रम विभाजन व्यापार की वृद्धि, संपूर्ण आउटपुट की वृद्धि, पूंजीवाद का उदय तथा औद्योगिकरण की जटिलता में वृद्धि से जुड़ा रहा है। परिष्कृत होकर धीरे धीरे श्रम विभाजन वैज्ञानिक प्रबंधन के स्तर तक जा पहुंचा। मोटे और बड़े तौर पर यह कार्यकारी समाज है जिसके अलग अलग भाग भिन्न भिन्न काम करते हैं। जैसे कुछ लोग कृषि करते हैं, कुछ कुंभकारी करते हैं, कुछ लोग लोहार का कार्य करते हैं। भारत की वर्णाश्रम व्यवस्था मूलतः श्रम विभाजन का ही रूप रहा है। श्रम विभाजन के आधार पर ही हमारी जो वर्ण व्यवस्था है या आश्रम व्यवस्था है वो श्रम विभाजन का ही रूप माना जा सकता है। दुर्खीम के श्रम विभाजन के सिद्धांत का उल्लेख करने से पूर्व हम चर्चा करेंगे कि श्रम विभाजन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं एवं इसकी क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे श्रम विभाजन के लाभ। श्रम विभाजन से उत्पादकता में वृद्धि होती है, चाहे वह सुई का निर्माण हो, न्याय कार्य हो या स्वास्थ्य सेवा या कुछ और हो। उत्पादकता में यह वृद्धि विविध प्रकार से आ सकती है। श्रमिकों को उनके लिए निर्धारित कार्यांश पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आज़ादी मिल जाती है और श्रमिक को वही काम करना होता है जिस काम को करने में वह सबसे अच्छा होता है। अर्थात जिस कार्य में व्यक्ति दक्ष होता है उसे वही कार्य मिलता है और वह उस कार्य को बड़ी तन्मयता से पूरा करता है और उस कार्य को अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करता है, जिससे वह कार्य बहुत ही अच्छा
होता है और उससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। दूसरा, काम को सीखने में कम समय लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस कार्य को जानता है वो उसी को करता है, तो वो सीखने में कम समय लगाता है और उस कार्य को करने में भी समय कम लगाता है। यदि एक ही व्यक्ति को सारे कार्य दे दिए जाएं तो वह कार्य कुशलता से पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही व्यक्ति अलग अलग कार्य करेगा तो वह उस कार्य में दक्ष भी नहीं होगा और उस कार्य को जल्दी भी पूरा नहीं कर सकेगा। एक ही काम को बार बार करने से उस काम को जल्दी करने के तरीके निकल आते हैं। अर्थात व्यक्ति जब एक कार्य को बार बार करेगा तो वह उस कार्य में इतना कुशल हो जाएगा कि उसको वो जल्दी कर सकता है, अर्थात कार्य में बहुत ही कम समय लगाता है। श्रमिक कम समय में अपना काम सीख जाता है, अतः जल्दी उत्पादन में लगाया जा सकता है। एक कार्य को बार बार करेगा तो वो बहुत ही जल्दी उस कार्य को सीख जाएगा, जिससे वह जल्दी ही उत्पादन शुरू कर देगा। एक काम के बाद दूसरे काम में जाने वाली या होने वाली समय की बर्बादी कम हो जाती है। अर्थात एक व्यक्ति एक ही कार्य को करता रहेगा तो उसमें समय कम लगेगा, और अगर व्यक्ति को एक काम करने के बाद दूसरे काम में लगाया जाता है तो उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और वह उस कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकेगा। इसी तरह उत्पादन की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि कार्य का प्रत्येक भाग अत्यंत कुशल श्रमिकों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो जब श्रमिक कुशल होंगे और उस कार्य को करने में दक्ष होंगे तो वह कार्य बहुत ही गुणवत्तापूर्वक किया जाएगा और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन के बहुत फायदे हैं, जिनके आधार पर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है एवं कार्य गुणवत्तापूर्वक किया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे श्रम विभाजन की हानियों से। श्रम विभाजन से लाभ ज़्यादा हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हानियाँ भी हैं। हर चीज़ में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, चाहे कोई भी कार्य हो उसमें लाभ और हानि दोनों ही होती हैं। तो हमने पहले श्रम विभाजन के लाभ की बात की, अब उसकी हानियों की बात करेंगे। ऐसा संभव है कि श्रमिक अपने को कटा कटा महसूस करे और अंतिम परिणाम के लिए अपने को उत्तरदायी नहीं माने, क्योंकि एक ही कार्य लगातार करने से वह अपने आप को कटा महसूस करता है। लेकिन जब कार्य पूरा होता है तो एक ही कार्य को अलग अलग भागों में विभाजित कर उसको पूर्ण कराया जाता है, तो प्रत्येक भाग अलग व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वह अपने आप को उसके लिए अगर सही कार्य नहीं होता है तो वो अपने आप को उत्तरदायी नहीं मानता, क्योंकि वो कहता है कि उसमें कमी रही है, दूसरे व्यक्ति द्वारा कमी रही है। इस तरह एक दूसरे के ऊपर थोप दिए जाते हैं, इसलिए परिणाम के लिए अपने आप को उत्तरदायी नहीं मानते। इसके अलावा श्रमिकों में मोटिवेशन की कमी आ जाती है, अर्थात श्रमिकों को मोटिवेशन करने में इसकी कमी महसूस होती है। इसके अलावा प्रक्रम आरंभ करने के लिए आवश्यक धन अधिक लगेगा, अर्थात कोई कार्य करने के लिए हम अलग अलग श्रमिकों द्वारा उसको विभाजित कर देंगे तो श्रमिक ज़्यादा लगेंगे और उनके लिए धन की अधिक आवश्यकता होगी, तो उसके लिए पैसा भी अधिक लगेगा। इसके अलावा प्रक्रम में लचीलापन की कमी रहती है, श्रमिकों का ज्ञान सीमित होता है, इसलिए उनको काम मिलने में कठिनाई आने की संभावना रहती है। अर्थात व्यक्ति केवल एक ही काम में दक्ष है तो वो छोटे छोटे काम उनको मिलने में परेशानी रहती है। उनको वही कार्य मिलता है जहाँ बड़ा कारखाना होता है और अलग अलग व्यक्तियों द्वारा कार्य करवाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही काम को बार बार करने से अनेक रोग भी पैदा हो जाते हैं, अर्थात बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन के
लाभ के साथ साथ हानियाँ भी होती हैं।